सो गाइज वेलकम बैक। यहाँ पे हम बात करेंगे सीए इंटर लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइज ये जो क्वेश्चंस हैं एकदम बहुत ही बढ़िया से करके जाइएगा। इनमें से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के मत जाइएगा, इसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड यस, कुछ और भी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ, कुछ नोट्स एंड मेनी थिंग्स। तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लेना अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, बट अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो मेक श्योर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मॉक टेस्ट पेपर्स भी आप देख सकते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, चलते हैं। सीए इंटर लॉ के लिए मॉक टेस्ट पेपर्स भी, तो इसमें बेसिकली ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उसमें हम शेयर करते हैं मॉक टेस्ट पेपर्स में। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं देन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो आपकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, चैप्टर फर्स्ट जो आपका इंट्रोडक्शन है इसमें आपको गवर्नमेंट कंपनी ये तैयार करना है। इससे कभी कभार क्वेश्चन आ जाया करते हैं। आपकी होल्डिंग कंपनी है, आपको ये तैयार करनी है। और उसके बाद आप फिर से नीचे आ जाइए। लिस्टेड कंपनी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट आई थी और इस पे कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बट इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें और भी आगे कुछ क्वेश्चंस की, सो आपको आना है 285 पे, सेक्शन 285। और सेक्शन नंबर 285 में गिवन है आपका स्मॉल कंपनी। ओके, पब्लिक कंपनी भी आप याद कर लीजिएगा। वैसे बहुत ही छोटी सी इसकी डिफिनीशन है, बट इसको भी आप याद कर लीजिएगा, पब्लिक कंपनी। ओके, बाकी तो वैसे इसमें कोई ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं जो कि बताना है। स्मॉल कंपनी, इस पे क्वेश्चंस आते हैं 4 से 5 नंबर पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप कर लीजिएगा। हालांकि ये जो 2 करोड़ और 20 करोड़ की जो लिमिट है, अभी कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ने इसको चेंज करी थी, तो इस पर ओनली क्वेश्चन आ रखा है। लेकिन अब आगे भी इसमें चेंजेस हैं, मतलब कि अगर आप मई 23 की तैयारी कर रहे हैं, मई 23 के लिए ये 4 और 40 हो चुका है। तो मई 23 के एग्जाम्स के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी ज़्यादा हो सकता है। सो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। देन आपका ये सब्सिडरी कंपनी क्या होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से फिलहाल में इतने क्वेश्चंस हैं। बाकी हम चलते हैं चैप्टर सेकंड में, कंपनी लॉ 2013, चैप्टर नंबर सेकंड। और इसमें देखो जी साहब, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और मैं अगर आपको इसमें बताऊं, सो आपको करिए फटाफट से स्क्रॉल डाउन। और हाँ जी, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको तैयार कर रहे हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे ये जो कंपनी है, तो किस तरीके से ये कंपनी हम फॉर्म करते हैं, कंपनी की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, जो कि सेक्शन 7 में लिखा हुआ है। आई थिंक ये सेक्शन 3 है, हाँ सेक्शन 7 है। कंपनी किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होती है, तो कभी कभार इस पे एक डिटेल क्वेश्चंस आ जाते हैं। हालांकि आजकल ऐसे डिटेल क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो वैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम हैं। ओके, इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट जो है कि अगर कोई कंपनी है, इसका नाम रिमूवल करना है, कंपनी ने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट दे करके नाम को रिमूव कर रखा है, इस केस में ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर कर सकता है, फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर कंपनी ने यहाँ पे पब्लिश कर रखी है, उस केस में क्या यहाँ पे इशू हो सकती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ओपीसी में आप बिल्कुल ओपीसी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक थी अमेंडमेंट, रेजिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज, ये एक अमेंडमेंट थी। तो इस पे भी ओबीसी को भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सेक्शन 8 पे कंपनी, सेक्शन 8 पे जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं। तो कंपनी जिनका प्रमोशन, जिनका जो ऑब्जेक्ट है इन सारी चीज़ों में होता है, वो सेक्शन 8 को अकाउंट लाइसेंस मिल जाता है। और उसके बाद एक ये जो पॉइंट है रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आया करते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, पेनाल्टी क्या होती है, पेनाल्टी भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद हालांकि इसमें अब वैसे कोई क्वेश्चन ज़्यादा, कोई पॉइंट ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक नेम का जो है, नेम का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो नेम क्लॉज है, ठीक है, नेम क्लॉज में, नेम में एक दो पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको ये रहा आपका रिजर्वेशन ऑफ नेम, सॉरी। सो एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसके बाद इसमें एक डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसके बाद आर्टिकल्स में तो कोई ऐसी इशू नहीं है। हाँ जी, इसमें एक ये जो पॉइंट 3 है, इंट्रेंचमेंट प्रोविजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। हालांकि क्लासेस में ये जितने पॉइंट्स हैं सब कुछ मैंने नोट करा रखा है, जो कि मेरे भी लाइव क्लास चल रही है मई 23 के लिए। सो मई 23 के लिए जो क्लासेस हैं उसमें सब कुछ मैंने करा रखा है और मैंने बता भी रखा है कि किस किस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो ओके, इसके आगे और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं अभी सर्च कर लेता हूँ। अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, वैसे तो इसमें कोई कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। ओके, एक इसमें सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी को अपना प्लेस चेंज करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी को अगर चेंज करना है, देन इस केस में कंपनी किस तरीके से चेंजेस कर सकती है, तो ये भी आप जरूर कर लीजिएगा। सेक्शन 16 इसमें आता है। सेक्शन 16 ये रहा आपका सेक्शन नंबर 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। और सेक्शन 16 में वैसे इस बार के लिए चेंजेस हैं, तो आने के चांसेस जाते हैं। नवंबर 22 के लिए चेंजेस हैं, एक दो पॉइंट्स से उसमें चेंजेस हैं, तो इसके आने के चांसेस भी जाते हैं। अगर हम बात करें इस चैप्टर की प्रोस्पेक्टस की, सो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, इसमें बेसिकली वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, ओके, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आप बिल्कुल करके जाइएगा। इसमें करके क्या जाना है, ये जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन है, ये वाला जो पॉइंट है, प्रोस्पेक्टस टू मेंशन कंप्लायंस सर्टेन फॉर्मेलिटीज। सो सर, ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और इसके बाद ये जो प्रोस्पेक्टसेस हैं, सेल्फ प्रोस्पेक्टस हो गया या आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो गया, तो इसके बारे में सेल्फ प्रोस्पेक्टस, इसकी डिटेल्स, और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इसकी डिटेल्स, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये प्रोस्पेक्टस क्या क्या होता है, कभी कभार इनके बारे में लिखने के लिए आ जाता है। ओके, सो ये आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं, साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये भी पढ़ लीजिएगा। कब कब डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से साइन करने होते हैं, जब ट्रांसफरिंग का केस आता है तो उस केस में ना। सो इसके बाद स्टॉक इन एक्सचेंज, ओके, हाँ जी, ये जो कमीशन वाला पॉइंट है, कमीशन वाला पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे 4 नंबर के केस स्टडी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। सो केस स्टडीज के लिए इसको आप जरूर कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा तो खैर अभी दैट्स इट। मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टस है मिस स्टेटमेंट, तो सर यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड हाँ, इसका जो एक्सेप्शन है, मिस स्टेटमेंट वाला एक्सेप्शंस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो एक इस चैप्टर में एक लास्ट पॉइंट ये कर लीजिएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। नाउ इसके अलावा शेयर कैपिटल, तो सर अगर हम बात करें शेयर कैपिटल की, तो इसमें आपको करने कौन कौन से हैं सर। ये जो पॉइंट है सेक्शन नंबर 52 में कि आपके ये प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का कहाँ कहाँ पे यूज़ इसका हो सकता है, तो ये पॉइंट आप कर लीजिएगा। और उसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार इसके बारे में लिखने के लिए आ जाता है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स होते क्या हैं, तो ये आप एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बारे में एक डिटेल आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर्स की, तो प्रेफरेंस शेयर्स तो वैसे उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें एक जो एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक तो ये एग्जाम्पल है, और उसके बाद एक इसके कुछ लंबे एग्जाम्पल्स भी आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये अभी जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है सर, ये जो पॉइंट है इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका ये सेक्शन रहा जहाँ पे कि आपको जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसे रिटर्न पिटीशन अगर फाइल करनी होती है उस केस में यहाँ पे होता है। ओके, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, तो ये पॉइंट भी आपको याद करना होता है, ये पॉइंट भी आप कर लीजिएगा। इस पे भी कभी कभार ये कुछ क्वेश्चंस आ जाया करते हैं, ये कर लीजिएगा। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें, इसके अलावा फोर्स ट्रांसफर के बारे में कभी कभार लिखने के लिए आ जाता है, ये कर लीजिएगा। एक ये वाला पॉइंट है सेक्शन नंबर 58 कि अगर कंपनी ने नाम लिखने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया तो इस केस में क्या होता है, तो यहाँ पे इसके जो डायग्राम बना हुआ है इसको समझ करके आप इसको कर सकते हैं। गाइस, डायग्राम बना करके आप कोई क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो उसमें मार्किंग बहुत अच्छी मिलती है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं, कोई भी आंसर उसका लिख रहे हैं, मेक श्योर आप उसका डायग्राम भी जरूर बना लीजिएगा। सेक्शन नंबर 61, सेक्शन 61 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 61 आप याद कर लीजिएगा। सेक्शन नंबर 61 में क्या क्या होता है, बेसिकली ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम है, इसमें ओआर पास करना होता है, तो इसको आई थिंक आपको पता होगा अगर आपने पढ़ रखा होगा तो।
तो ये कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा तो खैर अब इसमें कोई चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रही। ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, इसको कर लीजिएगा आप, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ये कर लीजिएगा। बोनस शेयर्स कहाँ कहाँ से इशू हो सकते हैं, तो ये कर लीजिएगा। बाकी तो आई थिंक कि इसमें हमने लगभग चीज़ें कर ली हैं। एंड दैट्स इट नाउ, इस चैप्टर में इतना ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिपॉजिट्स। सर डिपॉजिट्स में जो आपके क्वेश्चंस हैं, तो इसमें कुछ तरीके के क्वेश्चंस बड़े ज़्यादा आते हैं। मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ 19 पॉइंट्स हैं। इन 19 पॉइंट्स में अगर इस 19 पॉइंट्स की मदद से अगर कोई कंपनी पैसे ले रही है, उस केस में इसको हम डिपॉजिट्स नहीं बोलते हैं। इसमें जो पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ के जाने हैं। सो बेसिकली इसमें आपको पढ़ के कौन से जाने हैं, एक तो आपका सबसे पहला पॉइंट आता है, हाँ जी, ये जो पॉइंट है 10th वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट है, मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं कि सेम आ ही सकता है या नहीं भी आ सकता है, आने के चांसेस भी जाते हैं। इन सारे पॉइंट्स के आने के चांसेस थोड़े से और जाते हैं। स्टार्टअप कंपनी का ये पॉइंट बहुत बार आया करता है, इसको कर लीजिएगा। इतने पॉइंट्स आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हालांकि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हाँ जी, ये जो एक डायरेक्टर वाला पॉइंट है, ये भी पॉइंट बहुत बार आया करता है। सो इतने 3 पॉइंट्स इसमें हैं, 3 पॉइंट्स इसमें कर लीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको नहीं दूंगा, रीज़न क्या कि अगर मैं सारी बुक ही आपको बता दूं कि सारे ही करना है, तो आई थिंक कि वो ठीक नहीं रहेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको वही क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो मैं आपको अभी वही क्वेश्चन बता रहा हूँ। हाँ, ये जो मैक्सिमम डिपॉजिट है, इस पे भी क्वेश्चंस आया करते हैं कि मैक्सिमम डिपॉजिट कंपनी कितना एक्सेप्ट कर सकती है। तो बेसिकली प्राइवेट कंपनी के लिए अलग होती है और पब्लिक कंपनी के लिए अलग होती है, और गवर्नमेंट कंपनी के लिए अलग होती है। एलिजिबल कंपनी की डिफिनेशन आप एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे टर्नओवर एंड नेट टर्नओवर क्राइटेरिया यहाँ पे ये होती है। ओके, इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट है, इसके बाद यहाँ पे ट्रस्ट डिपॉजिटर कौन नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे इसमें कभी कभार एक दो क्वेश्चंस के एक दो नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पे आपका मैक्सिमम डिपॉजिट है, तो ये भी आप कर लीजिएगा। एंड फिलहाल में तो बस इस चैप्टर में इतना ही है। इस चैप्टर में फिलहाल बस इतना ही है, ठीक है। आपको इतना ही करना होता है ना। इसके बाद आपके जो चार्जेस हैं, तो चार्जेस में बेसिकली एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको भी दिखाता हूँ। बेसिकली इसमें फिक्स चार्जेस एंड फ्लोटिंग चार्जेस दोनों में डिफरेंसेस आप याद कर लीजिएगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। और उसके बाद जो ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, चार्जेस क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 2/11/2018, इस पॉइंट की बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके जो क्वेश्चंस हैं, वो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। सेक्शन नंबर 78 ये भी कर लीजिएगा, इसमें से भी कभी कभार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और एक सेक्शन नंबर 83, ये सेक्शंस आप याद कर लीजिएगा। नाउ ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये पॉइंट आप कर लीजिएगा तैयार, एनुअल रिटर्न्स। ये आप पॉइंट जो सेक्शन नंबर 92 है, सेक्शन 92 में बेसिकली यहाँ पे जो टाइमिंग होती है, टाइमिंग कहीं भी यहाँ पे लिखी होगी कि टाइमिंग क्या होती है, तो विद इन 6 डेज, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आया करते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद ये जो पॉइंट है सेक्शन नंबर 94 में, कि जो इंस्पेक्शंस हैं तो कॉपीज़ कहाँ पे रखी जाती हैं, क्या क्या कंडीशंस है, कहाँ पे कॉपीज़ रखी जा सकती हैं, कौन से कंडीशन फॉलो करने के बाद वहाँ पे कॉपीज़ रखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अलावा, तो नोटिस सेक्शन 101, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। तो इसको पूरा तैयार कर लीजिएगा। 21 क्लियर डेज, यहाँ पे जो ये 21 क्लियर डेज है, इससे क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही आया करते हैं, तो ये तैयार कर लीजिएगा। अगर 101 पढ़ रहे हैं, तो आपको जो शॉर्ट नोटिस है, इसके बारे में भी उसमें कुछ ना कुछ आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो शॉर्ट नोटिस आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। नाउ इसके बाद आपका आता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो इससे क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट तरीके से आते हैं कि जैसे मान लो कि अगर आप इशू कर रहे हो, कंपनी को बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं, उसके लिए मीटिंग करानी है, या अगर आप चाहते हैं कि हम सर्टिफिकेट शेयर्स इशू करें, तो उसके लिए मीटिंग करानी है, उस केस में आपको क्या करना होता है, उस केस में मीटिंग बुला करके और आपको एसआर पास करना होता है। और एसआर पास करने के लिए अगर कोई ऐसे डिफरेंट काम है, ये जो 4 काम है, इसके अलावा अगर कोई काम करना चाहते हो, देन उस केस में आपको एसआर पास करना होगा, और बाकी उस काम के लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी आपको देनी होगी।
तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आई थिंक कि लगे ना। इसके बाद ये जो पॉइंट है पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, ये जो पॉइंट है इससे क्वेश्चंस बहुत बार आया करते हैं, तो ये कर लीजिएगा आप। और उसके बाद अगर मीटिंग एडजॉर्न हो जाती है तो आपको ये भी पॉइंट उसमें कोट करके लिखना पड़ेगा। ये जो चेयरमैन वाला पॉइंट है, चेयरमैन वाला पॉइंट, तो इसमें डिमांड ऑफ पोल ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रॉक्सीज, सर प्रॉक्सीज में एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया करता है कि जो प्रॉक्सीज हैं किस तरीके से अपॉइंट हो सकता है, और ये जो प्रॉक्सीज का जो टाइमिंग है, टाइमिंग कितने घंटे के अंदर में है। यहाँ पे गिवन क्या है कि आपको 48 घंटे पहले आपको उसकी जो लेटर हो देनी पड़ती है कंपनी में, जो फॉर्म है फिल करना होता है। तो ये आप तैयार कर लीजिए क्वेश्चन एक तरीके से। उसके बाद आपका आ जाता है वोटिंग। सो वोटिंग में बेसिकली कभी कभार लिखने के लिए आ जाता है, जैसे कि एक बार आया था किस तरीके से आप ई वोटिंग करोगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मीन्स, इसके बारे में लिखने के लिए आया था। तो एक तो आप इस तरीके से उसको तैयार कर सकते हो, कभी कभार अगर क्वेश्चन लिखने के लिए आता है कि आपको लिखना है इसके बारे में, देन आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो हम वोटिंग से आगे चलते हैं, डायरेक्टली हम चलते हैं वोटिंग से आगे। और वोटिंग खत्म करने के बाद, हाँ जी, एक ये क्वेश्चन आता है डिमांड फॉर पोल। डिमांड पोल कौन कर सकता है, इस पे क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है पोस्टल बैलेट भी हो चुका है, हम पोल के बारे में बात नहीं करेंगे। पोल में तो लगभग सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पोल के बारे में कभी कभार लिखने के लिए आ जाता है। ये जो पॉइंट है सेक्शन नंबर 112, ये एक छोटा सा सेक्शन है, इसको पढ़ लीजिएगा। एक दो नंबर के क्वेश्चन कभी कभार इससे आ जाते हैं, क्वेश्चन में पूछ देता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करने के लिए। ओके, आपका जो एजीएम है सेक्शन नंबर 96, तो इसमें ये पॉइंट आप तैयार कर लीजिएगा, एजीएम कैसे कैसे कब कब हेल्ड होती है, और एक्सटेंशन ऑफ, यहाँ पे जो कितने दिनों के लिए ये एक्सटेंड हो सकती है, तो मैक्सिमम वैसे 3 महीने के लिए हो सकती है, वो भी फर्स्ट जो एजीएम होती है कंपनी की वो एक्सटेंड नहीं होती है। फर्दर जो मीटिंग्स हैं कंपनी की 3 महीने के लिए मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकती हैं। तो बेसिकली इसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसे पॉइंट हैं जो कि ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट सारे कुछ हैं, बट जो हम बात करें अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट की, तो उतने ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कुछ अब नहीं लग रहा। ओके, डिक्लेरेशन है। सो डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये कंडीशंस आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 कंडीशंस होती हैं, और 3 कंडीशंस में जो लीस्ट होता है कंपनी उसी को डिविडेंड पेमेंट कर सकती है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस भी गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल 7 भी उसी की बेसिस पे है, और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर कंडीशन सेकंड, कंडीशन थर्ड इसमें गिवन है, और इसमें जो लीस्ट होता है, ठीक है, तो कंपनी उसी की पेमेंट करती है, वही डिविडेंड उस कंपनी का मैक्सिमम पेमेंट कर सकती है। आपका एग्जाम्पल नंबर 8 भी है, सेम उसी की बेसिस पे है। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत बार आया करते हैं, तो ये कर लीजिएगा आप, ठीक है। आगे चलते हैं अगले चैप्टर पे, और आपका ये है आपका अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। सर अकाउंट ऑफ कंपनीज में एक ये पॉइंट आता है रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स इन कोर्ट्स, ठीक है। तो अगर कोर्ट अगर ऑर्डर देता है तो इसकी रीओपनिंग कैसे होती है, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा, कभी कभार इसमें लिखने के लिए आ जाता है इसके बारे में। और उसके बाद अगर कंपनी चाहे वॉलेंट्री इसको रिवीजन करना, तो कंपनी किस तरीके से इसको वॉलेंटरली इसको रिवाइज कर सकती है। एनएफआरए में हालांकि कोई ऐसा टॉपिक बेसिकली नहीं है, एनएफआरए पूरा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैं आपको कोई स्पेशल ऐसा टॉपिक नहीं दूंगा, एनएफआरए आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 132, और इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले चैप्टर पे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 और कंपनी लॉ का लास्ट चैप्टर, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। सर इससे क्वेश्चंस हालांकि आया करते हैं बहुत ज़्यादा, ऑडिट में भी क्वेश्चन आते हैं, तो आई थिंक कि आपने ऑडिट में भी चैप्टर पढ़ा ही होगा, और यहाँ पे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है बिल्कुल। तो सर आपको इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं एक बार आपको इन डिटेल बता देता हूँ कि इसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, कौन से क्वेश्चंस बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर यहाँ पे एक यहाँ पे पॉइंट है कूलिंग पीरियड, ये कर लीजिएगा आप, ठीक है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स किस तरीके से रोटेट होते हैं, ये पॉइंट भी कर लीजिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बस वही बता रहा हूँ, बाकी कोई ऐसे पॉइंट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। हाँ जी, कंपनी का जो फर्स्ट ऑडिटर है कैसे अपॉइंट होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चंस भी बहुत बार आया करते हैं। कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल की जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑडिट के लिए भी और आपका लॉ के लिए भी। तो अपॉइंटमेंट हो गया, रीअपॉइंटमेंट हो गया, चाहे एक प्राइवेट कंपनी होगी या गवर्नमेंट कंपनी होगी, तो सारी कंपनीज के लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया या रीअपॉइंटमेंट हो गया, तो दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब देखो
ये रिमूवल है रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ऑडिटर्स की डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चलेंगे अभी डिस्क्वालिफिकेशन पे भी। आप डिस्क्वालिफिकेशन भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत 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 सारे क्वेश्चंस आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन से। ये जो पॉइंट है डिस्क्वालिफिकेशन, इसमें कुछ पॉइंट्स गिवन है कि कब कब एक जो ऑडिटर है ऑडिट करने के लिए उस कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, इसको आप कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने पॉइंट्स अभी चल रहे हैं, हालांकि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये सब कुछ पॉइंट आप कर लीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स आप कर लीजिएगा, क्योंकि इस सारे पॉइंट से क्वेश्चंस आया करते हैं। जो आपके क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आया करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर ऑफ, एक नंबर की लिमिट है कि एक ऑडिटर मैक्सिमम कितने कंपनीज की ऑडिट कर सकता है, ये भी कर लीजिएगा आप। हालांकि इस चैप्टर में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपको वो बता दी है, इसको आप छोड़ के बिल्कुल मत जाना। ठीक है, चलते हैं अब अदर लॉ पे। सर यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आप करिएगा ये आइडेमनिटी एंड गारंटी, दोनों में डिफरेंसेस। आइडेमनिटी क्या होती है और गारंटी क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंसेस। और इसके बाद नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटीज लायबिलिटी, इस पे क्वेश्चंस बहुत बार आया करते हैं। इस पे क्वेश्चंस अगर कोई मिलते हैं आपको, वो बिल्कुल एग्जांपल्स आप कर लीजिएगा। देन आपका अगला आता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी डिस्चार्ज कब हो जाएगा, ये पॉइंट इसके बारे में कभी कभार लिखने के लिए आ जाया करता है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसी चीजें नहीं है कि क्या नहीं आएंगी क्या आएंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट को आई वुड सजेस्ट कि आप पूरा ही पढ़िए, ये जो चैप्टर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो कॉन्ट्रैक्ट में पूरा ही पढ़िए। राइट्स ऑफ श्योरिटी, ये भी पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। राइट्स ऑफ श्योरिटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इसको छोड़ के नहीं जाना है, इसको आपको ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप करिएगा। बेलमेंट एंड प्लेज, ड्यूटीज ऑफ ए बेली और ड्यूटीज ऑफ ए बेलर, ये दोनों की ड्यूटीज, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये राइट ऑफ बेलर ये भी कर लीजिएगा, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चंस बहुत बार आया करते हैं। ठीक है, राइट ऑफ बेली, ये तीनों पॉइंट आप कर लीजिएगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड सर लास्ट एक ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ये भी पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में कहीं से आ सकता है, इसमें सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ रहे हैं, तब वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, रिस्क बहुत ही कम होगा। ओके, सो इसमें जो भी आपके इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस हैं, आई वुड सजेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी आपको क्वेश्चंस मिल जाए इंस्टीट्यूट के, सारे क्वेश्चंस आप लगा लीजिएगा। जितने क्वेश्चंस मिल जाए सारे क्वेश्चंस आप लगा लीजिएगा, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वैसे क्वेश्चंस बहुत बार आया करते हैं, इंस्टीट्यूट ने जैसे अपने बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, वैसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ, वो एग्जाम्पल्स आप अच्छे से कर लीजिएगा। सर इसमें यहाँ पे एक डिफरेंस है, सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। आई थिंक कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो कभी कभार जो डिफरेंस है लिखने के लिए आता है, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट, ये कर लीजिएगा। और इसके बाद इसमें कुछ जो भी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल जो भी इसमें गिवन है, सारे बुक के एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम्पल इसी की बेसिस पे आएंगे, एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट का जो पेपर है उसमें इसी की बेसिस पे आएंगे। सो ये कर लीजिएगा आप जरूर। एजेंट के राइट्स क्या होते हैं, ये भी कर लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपका अगला चैप्टर, चैप्टर सेकंड, जो कि आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सर इसमें चीज़ें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, चैप्टर पूरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। हाँ, 2 चैप्टर्स हैं और, जो कि आपके जनरल कॉजेस और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, रीजन क्या है। वैसे अभी उसमें कोई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि सिलेबस में आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो उसके एनालिसिस खैर एग्जैक्टली करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसलिए वो 2 चैप्टर्स हैं, उसमें से आप एज मच एज पॉसिबल आप पढ़ सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा उसकी वेटेज नहीं है, बट फिर भी आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम भी है आपके पास में, टाइम आपके पास में है और पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। बाकी हम चलते हैं चैप्टर सेकंड में। चैप्टर सेकंड में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, होल्डर इन ड्यू कोर्स, एचडीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो एसेंशियल्स हैं एचडीसी के लिए, ये पढ़ लीजिएगा। इस पे डिफरेंसेस भी कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है, तो वो आप बिल्कुल कर लीजिएगा, एचडीसी, होल्डर एंड एचडीसी। इससे क्वेश्चंस कभी कभार आते हैं, मैच्योरिटी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मैच्योरिटी कब होती है, तो इस पे कभी कभार कैलकुलेशंस आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए कभी कभार 4 नंबर के क्वेश्चंस आ जाया करते हैं, इसको कर लीजिएगा। नेगोशिएशन के बारे में लिखने के लिए कभी कभार आ जाया करता है, इसको भी कर लीजिएगा। सर ये वाला जो पॉइंट है 13, डिसऑनर ऑफ चेक,
फॉर इनसफिशिएंट फंड, तो ये कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बिल्कुल कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा मैं देखता हूँ कौन कौन से और भी पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो बेसिकली तो अब लगभग इतने ही क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। तो इतने क्वेश्चंस आप जरूर तैयार करिएगा, बाकी शेयर करिए वीडियो को, एप्लीकेशन को शेयर करिए, ताकि जो एज मच एज पॉसिबल जो न्यू ज्वाइनीज हैं, जो और भी स्टूडेंट्स हैं, वो इसको देख पाएँ और इसका फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।